हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, इसका ये पार्ट 5 होगा। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आई होप आपने उन सभी को देख लिया होगा। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आई थी जिसमें 10 क्वेश्चन कराने थे मैंने। तो आज हम टोटल 20 क्वेश्चन कर देंगे, ताकि जो कल भी हमने नई वीडियो करी थी उसका भी हम यहाँ पे कवर कर लें। ठीक है, तो विदाउट डिले हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। मतलब अब इन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके मन में पहली बार आया कि अब हम इंडिया को क्या देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। तो ये कब आया, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, या बी ऑप्शन है आपके पास भारत सरकार कानून 1858 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, या अगस्त 1917 घोषणा। देखिए, इंडिया कह रही थी, बहुत टाइम से कह रही थी इंडिया, जब स्ट्रगल चल रहा था 1905 में भी, 1907 में भी, फिर 1913, इन सभी टाइम पे इंडिया ने बार बार कहा कि हाँ, इंडिया के लिए एक डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। इसलिए स्वराज का भी एक कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ कि 1917 में मॉन्टेस्क्यू इसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं। ठीक है, यह मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये 1917 में आया था, और वहाँ पे पहली बार कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की पक्ष में है। तो ये पहली बार कब हुआ था? 1917 की घोषणा में। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। चौरा चौरी नामक स्थित प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? देखा, चौरा चौरी पहले तो क्यों प्रसिद्ध है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1920 से लेकर 1922 तक आप सभी को पता है, असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, चला था। और ये जो मूवमेंट था वो किस वजह से रुका था? क्योंकि चौरा चौरी जो नामक स्थल है, वहाँ पे इंडियंस लोगों ने क्या कर दिया था, एक पुलिस स्टेशन को, वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, जिस वजह से वहाँ के जो पुलिसमैन थे वो जल गए थे। इस वजह से, वायलेंस की वजह से, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया गया था। तो ये फरवरी 1922 की बात है। तो ये जो चौरा चौरी नामक स्थल है उस टाइम से फेमस हो गया। और ये जो चौरा चौरी नामक स्थल है, ये है इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा ए, गोरखपुर के निकट है ये चौरा चौरी स्थल। आई होप इस चीज़ से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे ही जो और ऑप्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? देखिए, ये जो शब्द कहे थे कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो ये शब्द थे जवाहरलाल नेहरू जी के, जब हमारा इंडिया आज़ाद होने की कगार पे था। ठीक है, तो आई होप ये इस चीज़ से आपको ये समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, और आप इनको बार बार इन वीडियोज़ को देखिए, ताकि चीज़ें आपको छप जाए आपके दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था, ये ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप ऑप्शन को देखिएगा। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, देखिए, जिस क्वेश्चन में समझाने के लिए मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, जिसमें नहीं है उसको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे पहले देख लीजिए, जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया तो ये 1942 में इंडिया में आया। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए। क्रिप्स मिशन, नाम इनका क्रिप्स था, स्टैमफोर्ड क्रिप्स था इनका नाम। 1942 में आए थे ये। ठीक है, और उस टाइम पे भारत के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, और आप सभी को पता होगा अगस्त ऑफर आया था, ये भी लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे आया था, और ये अगस्त ऑफर 1940 में आया था। ठीक है, और 1940 के बाद 1942 में क्या आया था?
ये क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना समझना था और आई होप आप समझ भी गए होंगे। जिस क्वेश्चन में समझाने के लिए उसको मैं समझाते जा रहा हूँ और आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो आप सभी को पता होगा, मैंने पहली वीडियोज में भी आपको बताया है कि गांधी जी सिर्फ एक बार ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और मैंने इसके लिए आपको क्वेश्चन भी दिया था, यही वाला क्वेश्चन कि आप इस चीज़ को ज़रूर ढूंढिएगा और आपको मिल भी गया होगा। तो एक बार बने थे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक। और कहाँ बने थे? बेलगाम सेशन में बने थे ये, जो कि बेलगाम कर्नाटक में 1924 की ये बात है। और एक चीज़ बता दो, 1922 के बाद इनको क्या कर दिया गया था? जेल में भेज दिया गया था। 6 साल की सज़ा होनी थी, पर 1924 में ही इनको क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। और उसके बाद इनको क्या गया? बेलगाम सेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ समझिए आप, सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा था? ये था जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। देखिए मैं एक बात बता दूं, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, जब क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था, मार्च 1942 में आया था। और क्या हो गया था? जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था तो इंडिया की जो उम्मीदें थी वो टूट गई थी ब्रिटिशर से और इंडिया में आक्रोश हो गया था। और 1942 में ही 1942 अगस्त 1942, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 8 अगस्त 1942 को ही क्या हो गया था? ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो स्टार्ट हो गया था। तो निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो बहुत सारे टाइम, उस टाइम पे क्या हो गया था कि 1942 तक आते आते बहुत से ऐसे दल थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। जैसे कम्युनिस्ट थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, मुस्लिम लीग थी, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनके लिए एक अलग से देश बने। और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल नेता थे, जैसे कि इन ऑप्शन में से आपको बता दूं मैं, जैसे कि BR अम्बेडकर जी इसमें नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। कुछ कम्युनिस्ट नहीं थे, मुस्लिम लीग नहीं थी, BR अम्बेडकर भी नहीं थे, इसके अलावा हिंदू महासभा, ये सारे लोग भी नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन में। तो महात्मा गांधी तो थे, सरदार पटेल भी थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, क्योंकि ये तीनों ही किससे? मॉडरेट पक्ष से आते थे या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लिया था। और इसके अलावा जैसे हिंदू महासभा हो गया और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो गए, उसके अलावा BR अम्बेडकर जी हो गए, मुस्लिम लीग हो गई, ये सारे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया था कि जब 1940 से लेकर 1946 के आसपास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे इंडिया के, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद जब 1947, मतलब जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो बने JB कृपलानी। इनको आचार्य JB कृपलानी भी कहते हैं। और इनको आचार्य JB कृपलानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आचार्य मतलब टीचर थे ये, और इनकी पत्नी का नाम सुचेता कृपलानी है। और आप सुचेता कृपलानी के बारे में क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि सुचेता कृपलानी जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। महात्मा गांधी को मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ही बार ये अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगाम सेशन में। जवाहरलाल नेहरू जी उसमें ये क्या कहते हैं, ये जब लाहौर का सेशन चल रहा था उस टाइम पे इनकी अध्यक्षता की थी। और JB कृपलानी के बारे में आपको बता चुका हूँ। सरदार पटेल जी हैं, तो सरदार की उपाधि इनको बारदौली की महिलाओं ने दिया था। तो इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारी डिटेल आपको मिल चुकी होंगी। तो जो मैं आपको अतिरिक्त जो जानकारियाँ दे रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं से ही क्वेश्चन भी बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और जो मैं अलग से भी बता रहा हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? मतलब बाउंड्री का निर्धारण किसने करा था? तो आप सभी को पता है एक बाउंड्री कमीशन आया था जब इंडिया और
इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ बन रही थी, उनके बीच में बाउंड्री का निर्धारण करने के लिए सर सिरल रेडक्लिफ आए थे। ठीक है, इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन भी है। और चाइना और भारत के बीच में कौन सी लाइन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, जो कि रेडक्लिफ एक नाम था किसी का, उनके नाम से ये पड़ा। और बाउंड्री कमीशन भारत और पाकिस्तान के बीच में ये 1947 के टाइम पे आया था। क्वेश्चन नंबर 11 की और हम बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक पीछे छूट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन जब पार्ट 4 था ना, तो इसकी पूरी कहानी मैंने पार्ट 4 में बताई थी और देखिए उसी से ही क्वेश्चन बन गया है। तो इस वजह से मैं बताता हूँ आपको कि जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कहानी मैंने महात्मा गांधी की हिंद स्वराज वाली कहानी मैंने आपको पार्ट 4 में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए 1907 और 8 की बात है ये, जब महात्मा गांधी को बुलाया गया था, इंग्लैंड में बुलाया गया था किसी वजह से। वो साउथ अफ्रीका से वो यहाँ इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, जब वो वापस लौट रहे थे, उनके साथ मदन मोहन मालवीय जी भी थे। तो जब वो वापस लौट रहे थे, 1907-8 की बात है, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, उनका बुक का नाम था हिंद स्वराज। तो ये कब लिखी थी, उन्होंने रचना की थी जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो पहले वो वहाँ गए थे, फिर वहाँ से जब वापस आ रहे थे ना, उस टाइम पे उन्होंने जहाज़ में हिंद स्वराज जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करा था, ये हिंद स्वराज बुक लिखी थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कहानी आपको पहले भी बताई थी और उसी से आज क्वेश्चन भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है, इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने कब की थी। देखिए इसकी कहानी भी मैं समझा देता हूँ। इंडिया लिबरेशन फेडरेशन जब 1918 में मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म आ रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1918-1919 की बात है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों ने 1919 की जो रिफॉर्म था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे उससे नाराज़ थे जो रिफॉर्म आया था, और उसको मतलब उन्होंने नहीं माना कि ये रिफॉर्म उतने अच्छे नहीं है और उससे नाखुश थे। तो उस वजह से इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना हो गई थी 1919 में। ठीक है, और इसके मुख्य स्थापक थे इन ऑप्शन में से हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। ठीक है, और इनके साथ तेज बहादुर सप्रू भी थे। ये इम्पोर्टेंट लीडर थे एस.एन. बनर्जी के साथ। तो आई होप इस चीज़ से आप ये समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होता है, इंडियन लिबरल फेडरेशन के बारे में। तो आपको याद रखना है क्योंकि आपने अब ये चीज़ सुन ली है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कुछ प्रकाशन किए थे, उनमें से क्या नाम था, उनका क्या नाम था जो प्रकाशन किया। तो ऑप्शन आपके पास इस तरीके से है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, वहाँ पे इंडियन ओपिनियन। देखिए दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे क्या चल रहे थे, जो इंडियंस थे, इंडियन के खिलाफ बहुत क्रूरता चल रही थी ब्रिटिशर की, और इस वजह से महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम का एक जर्नल निकाला वहाँ पे। ठीक है, हरिजन जो पत्रिका है ये भी किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इस क्वेश्चन से आपको ये सारी चीज़ें समझनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जिसे CDM भी कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए जब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, दांडी मार्च स्टार्ट हुई 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दांडी मार्च स्टार्ट हुई, और उसके साथ ही सॉल्ट कानून को तोड़ दिया गया था और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा, ब्रिटिशर पे प्रेशर पड़ा, तो उस टाइम पे इरविन वाइसरॉय थे। इसलिए इरविन ने क्या कर दिया, महात्मा गांधी के साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर पे समझौता करना चाहा। और समझौता करना चाहा तो गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं उसको, मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, और ये मार्च 1931 में हुआ था। तो
ये इस पे हस्ताक्षर कर दिए गए थे दोनों के द्वारा। कुछ शर्तें गांधी जी के द्वारा मान ली गई थी और कुछ शर्तें इरविन के द्वारा मान ली गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अब आपको पता चल गया होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो ये लॉर्ड इरविन इसका आंसर हो जाएगा। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मार्च 1931 में। ठीक है, तो आई होप इससे आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए, मैंने आपको जैसे भी बताया कि जो हरिजन थी ये जनरल भी किसका था? महात्मा गांधी जी का था। तो महात्मा गांधी जी ने ये सारी चीज़ें क्यों बनाई थी? ताकि जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, इस वजह से हरिजन नामक की पत्रिका भी निकाली थी। और साथ साथ में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक भी ये थे। जब सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट खत्म हो गया था, उसके बाद वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाह रहे थे। उसके बाद 1932 में इन्होंने ये अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम चेंज होकर अनटचेबिलिटी संघ बन गया था। ठीक है, अनटचेबिलिटी करके बन गया था इसका नाम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी। BR अम्बेडकर पे मत लगाइएगा ये टिक, ये आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी। ठीक है, और ये सारे जो नाम दे रखे हैं, ये देखिए BR अम्बेडकर हो गया, जगजीवन राम हो गया, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोअर कास्ट के जो पीपल थे उनके लिए काम करा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 पीछे रह गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? अच्छा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो ये देखिए कब हुआ था। देखिए, जो इंडियन नेशनल आर्मी थे, ठीक है, आईएनए के लोग थे, इन्होंने क्या करा था? पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करी थी। इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट दो जगह से चलाने की कोशिश करी। एक था सिंगापुर और दूसरा था रंगून से। तो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की घोषणा कर दी थी। तो 21 अक्टूबर 1943 में को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा, मतलब अब उन्होंने बोला कि हम आज़ाद हो गए और हम एक अलग से सरकार चलेंगे, डेट वाज पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये कहाँ से इन्होंने स्टार्ट करी थी? ये करी थी इन्होंने सिंगापुर से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर से। और जब ये देखिए, जब ये सिंगापुर से इन्होंने सरकार की पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद ये रंगून गए और रंगून से ये अटैक करना चाहते थे इंडिया पे, और ब्रिटिशर को यहाँ से खदेड़ कर यहाँ दिल्ली में स्थापित होना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि दिल्ली चलो का नारा भी इस वजह से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आई होप इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि भारत के स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, मेरठ षड्यंत्र, यहाँ पे सबसे पहला है मेरठ षड्यंत्र केस, फिर उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद है मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। इन घटनाओं का सही क्रम में समझाइए। देखिए, ये तीसरा वाला मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड आया था, ये सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड इंग्लिश में कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कब हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट मैं अभी बता चुका हूँ, और मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में मैंने अभी नहीं बताया आपको, बट इन दोनों से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गांधी इरविन पैक्ट अभी बताया था मैंने 1931 में हुआ था मार्च में। उसके अलावा मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड आया था। तो जो ये कम्युनल अवार्ड था ये आया था 1932 में। उसके बाद जो ये मेरठ षड्यंत्र था, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है इसको, ये आया था 1929 में। तो फर्स्ट पे मेरठ षड्यंत्र केस है, सेकंड पे है गांधी इरविन पैक्ट, और कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में। तो ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब 1 पहला आया था मेरठ षड्यंत्र केस, फिर आया था गांधी इरविन, और फिर आया था, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं पिछले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब नहीं बताऊँगा मैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोबारा बताने में क्या होता है ना कि वीडियो लंबी हो जाती है। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, और पिछले वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ताकि आप उन वीडियोज़ को भी देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति
निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो साइमन कमीशन के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ और ये पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। तो साइमन कमीशन किस वजह से आया था इंडिया में? तो देखिए, साइमन कमीशन जब 1919 में क्या हुआ था कि जब ये मॉन्टेस्क्यू चैम्सकॉम रिपोर्ट आए थे, तो उस टाइम पे कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाई जाएगी, 10 साल बाद एक कमीशन बनाई जाएगी और 10 साल बाद वो कमीशन क्या करेगी, 1919 में जो रिफॉर्म आए थे उसकी समीक्षा करेगी। ठीक है, तो उसी की समीक्षा के लिए क्या किया गया था कि 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था। अब आना तो चाहिए था उनको 1929 में, रिपोर्ट बनी 1927 में, मतलब 2 साल पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट बन गई और वो इंडिया में आया 1928 में। तो ये जल्दी बन गई क्योंकि इंग्लैंड में जो सरकार थी वो चेंज होने के कगार पे थी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे। तो इस टाइम पे इसलिए जो वहाँ की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी वो ये दिखाना चाहती थी कि हम इंडिया के प्रति सीरियस है, इस वजह से वो थोड़ा सा जल्दी ला गई थी साइमन कमीशन को। ठीक है, तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है। तो देखिए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए ये साइमन कमीशन को बिठाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाए ए, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो ये लिखिए। सूची 1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए, और ये सूची 2 है। देखिए, पहले में लिखा है द इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल लिखा हुआ है और उसके सामने दिया गया आपको वीपी मेनन, उसके सामने वीपी मेनन दिया गया आपको। दूसरा लिखा है इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा गया है और उसके सामने लिखा गया है एम एन रॉय, उसके सामने लिखा गया है एम एन रॉय। उसके बाद है वेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया। ठीक है, वेकअप इंडिया लिखा गया है और उसके सामने लिखा है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। और उसके बाद लिखा गया है ट्रांसफ़र, उसके बाद लिखा गया है ट्रांसफ़र और उसके सामने लिखा है सुभाष चंद्र बोस। देखिए, ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, इंडियन स्ट्रगल दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। तो पहले का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा गया था एम एन रॉय के द्वारा। ये इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा गया था किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। और एम एन रॉय के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। उसके बाद है वेकअप इंडिया, इसका वेकअप इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया था वेकअप इंडिया। तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफ़र ये लिखा गया था वीपी मेनन। ठीक है, ये है वीपी मेनन, ये सलाहकार थे किसके, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये सलाहकार थे किसके, ये अपने सरदार भाई पटेल जी के। तो फोर्थ का हो जाएगा क्या, फोर्थ का सॉरी डी का, मतलब हाँ ये ABC है, ABCD, तो डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से 4, 2, 3 और 1 जिसमें होंगे वो आंसर हो जाएगा। तो किसमें आप देख सकते हैं 4, 2, 3, 1, तो 4, 2, 3, 1, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे होंगे। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस तरीके से ये सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा मैं। और एक चीज़ और है कि जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है और पॉलिटी की सीरीज़ है वो भी आपके सामने आएगी। अगर आप चाहते हैं हिंदी और उत्तराखंड की सीरीज़ भी आपके सामने आए तो उस चीज़ को भी मैं लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो के समय पे वहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम पे, ये 1942 के समय पे। ठीक है, और चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को नंगा फ़कीर कहा था। ठीक है, और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे क्लेमेंट एटली वहाँ पे मौजूद थे। और 1932 के टाइम पे रैमसे मैकडोनल्ड थे जिन्होंने 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड लाया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ सो डेट आपके माइंड में छप जाएँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है बार बार वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।